मेरे भाई और बहनों, हमारे संदीप देशपांडे जी, उन्होंने मुझे कहा कि एक विनय दुबे है, उनको आके आपको मिलना है। दुबे जी और उनके सहकारी जो है थे वो मेरे पास आए। उन्होंने मुझे ये कहा कि उत्तर प्रदेश बिहार के जो लोग हैं उनके बीच में जो गलतफहमियां हैं, आपने कहा कुछ और है, उनको बताया कुछ और है। बीच में जो कोई आंदोलन हुए, उसमें जो कोई मारपीट हुई वगैरह वगैरह, ये सारी चीजों के ऊपर कुछ प्रश्न है। तो अगर आप स्वयं आके वहां पे बात करें उन लोगों के साथ तो बेहतर होगा। उसके बीच में इतने से हॉल में आवाज नहीं आ रही मेरी। तो वो हुआ ऐसे था बीच में कि एक गुजराती समाज के लोग मुझे आके मिले थे। मिस्टर जयेश वालिया, यहीं पे बोरीवली में ही था वो प्रोग्राम। उनका भी यही कहना था। तो मैं वहां पे गया था। फिर उसके बाद मुझे पुणे में बुलाया था। कोई गुजराती और मारवाड़ी लोग थे तो उन्होंने भी मुझे बुलाया था। तो वो सामने रखते हुए विनय दुबे जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि अगर आप उत्तर भारतीयों के सामने आके आपकी बात कहे तो बेहतर होगा। मैं बोला ठीक है, मुझे क्या, मैं आता हूं। वो जो गुजराती लोग थे, गुजराती समाज के लोग थे, उन गुजराती समाज के लोगों के सामने पुणे में जो गुजराती और मारवाड़ी समाज के लोग थे उनके सामने मैंने जो भाषण दिया था वो मराठी में दिया था, क्योंकि वो मराठी समझते हैं। आज आपके बीच में आ रहा हूं मैं, सिर्फ आप ही की बात होती तो मैं मराठी में भाषण कर लेता, लेकिन विनय दुबे जी ने मुझे कहा था कि ये आपका जो भाषण है, ये भाषण हमें उत्तर प्रदेश में, बिहार में सब लोगों को दिखाना है, उनको बताना है कि आपकी भूमिका असलियत में क्या है। तो इसलिए मैं हिंदी में भाषण करने की कोशिश करूंगा। मैं पहली बार हिंदी में भाषण दे रहा हूं। कुछ गलतफहमियां भाषा के अनुसार आपके बीच में भी होगी। जो सच है, सच तो कड़वा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए वो भी। हिंदी भाषा, यानी मैं जब स्कूल में था तो तब से मेरी हिंदी अच्छी है। मुझे पता है कि कौन से अक्षर के नीचे नुक्ता देना है। वो इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी जो थे उनकी हिंदी अच्छी थी। उनकी सबसे ज्यादा वो बोल सकते थे, लिख सकते थे, समझ सकते थे, वो भाषा थी उर्दू। तो इसलिए उनके कारण मेरा थोड़ा बहुत हिंदी ठीक ठाक हुआ। और दूसरा कारण है फिल्में। हिंदी भाषा अच्छी है, बहुत सुंदर भाषा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हिंदी ये राष्ट्रभाषा है, ये गलत है। क्योंकि राष्ट्रभाषा का निर्णय कभी हुआ ही नहीं। ये जो मैं बोल रहा हूं, अभी इंटरनेट है, बहुत सारी चीजें हैं, जाके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जैसे हिंदी भाषा है, वैसे ही मराठी भाषा है, वैसे ही तमिल भाषा है, वैसे ही गुजराती भाषा है, इस राष्ट्र की भाषा है, ये सारी भाषाएं हैं। लेकिन आपके प्रदेश में आपके लोगों को कुछ मेरी बातें समझानी है, इसलिए मैं आज हिंदी में भाषण करूंगा।
कुछ गलतियां हुई तो समझ लेना। मैंने उनसे कुछ सवाल मांगे थे कि भाई आपके मन में क्या क्या सवाल है, वो एक बार मुझे लिख के दे दे ताकि मैं उन सवालों के ऊपर मैं कुछ बात कर सकूं। जो भी कुछ सवाल आए हैं मुझे कि वो रेलवे एग्जाम के वक्त जो यहां पे हुई मारपीट हुई, जो फेरी वाले हैं उनको भी इसी चीज का सामना करना पड़ा हमारे लोगों से। मुझे लगता है कि एक पहली बार हम लोग हमारा देश समझ ले कि हमारा देश हमारी देश की घटना क्या है, हमारा देश कहता क्या है, हमारे देश के कानून क्या है, वो एक बार अगर हम लोग समझ ले तो मुझे लगता है कि बाकी चीजें समझने के लिए बहुत आसान रहेगी। हेलो मोटो। Motorola Edge 60 Stylus. Flex your creativity. Hello Moto. First time shopping on Ajio? Get extra 35% off on your first order. From the best of Red Tape, Team Spirit. लोग कहते हैं कि राज ठाकरे और उसके पार्टी के लोग जो है, उनके महाराष्ट्र सैनिक जो है, वो संविधान का अपमान करते हैं। संविधान में तो ये लिखा हुआ है कि इस देश का आदमी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी रह सकता है। वो जो इंटरस्टेट माइग्रेशन एक्ट जो है उसके बारे में कहते हैं। मुझे लगता है कि इंटरस्टेट माइग्रेशन एक्ट किसी ने पढ़ा ही नहीं है। हम लोग बस एक हवा में बात करते हैं कि इस देश का आदमी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऐसा वो कहीं नहीं कहता। अगर वो कायदा अगर आप पढ़ ले ठीक से तो उसमें आपको पता चलेगा कि अगर आपको एक राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में आना है, अगर आप आते हो तो आने के वक्त आपको पहले पुलिस स्टेशन में आपको बताना पड़ता है कि आप कौन हैं, किस काम से आए हैं, आप कहां रहने वाले हैं, आपको अगर जॉब मिली है तो किसने आपको जॉब दी है, उसका एक सर्टिफिकेट लगता है। ये सारी चीजें उसमें दी है। हम लोग सिर्फ एक ही बात पकड़ते हैं कि एक राज्य से निकले लोग और दूसरे राज्य में चले गए। ऐसे नहीं होता। जो असली तकलीफ जो है वो यहां से शुरू होती है। मैं जो हर वक्त कहता हूं, आज देखिए, मैं आज आपके सामने मैं क्लैरिफिकेशन देने के लिए नहीं आया हूं। मैं मेरी भूमिका जो है, जो मेरी भूमिका पहले से थी, वो सिर्फ आपको हिंदी में बताने के लिए आया हूं। एक अब्राहम लिंकन का एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत अच्छा वाक्य है उनका, अब्राहम लिंकन का, कि कभी क्लैरिफिकेशन मत देना, क्योंकि जो आपके ऊपर प्यार करते हैं वो क्लैरिफिकेशन की मांग नहीं करते, और जो आपसे नफरत करते हैं वो क्लैरिफिकेशन सुनते ही नहीं आपका। तो क्लैरिफिकेशन क्यों देना है? लेकिन मुझे लगता है कि देश भर में जो भी कुछ घटनाएं हुई हैं वो मुझे लगता है कि हमें एक बार देखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। मैं आज महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र की आज अगर जनसंख्या देखी जाए तो महाराष्ट्र की जनसंख्या है 13.5 करोड़। बहुत सारे लोग आज बाहर के राज्यों से महाराष्ट्र में आते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग आते हैं। मैं कुछ कोट्स लेके आया हूं। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके कुछ कोट्स लेके आया हूं मैं। वो 2 कोट्स मैं आपके सामने में पढ़ता हूं।
उससे आपको मैं क्या कहने वाला हूं या मैं क्या सोचता हूं इसका पता चल जाएगा आपको। यह है अपने पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का कहना, यह उनका स्टेटमेंट है कि यह भूमिपुत्र मुद्दा आज का नहीं है। 1938 में पहली बार राजेंद्र प्रसाद जी ने भूतपूर्व राष्ट्रपति बिहार का सर्वे किया था और एक रिपोर्ट लिख के उन्होंने वह कांग्रेस कार्य समिति के सामने रखा था। उस रिपोर्ट में राजेंद्र प्रसाद जी लिखते हैं, हम जहां रहते हैं उसी क्षेत्र में हमें काम मिले यह अच्छा स्वाभाविक है, उसे हम टाल नहीं सकते और उसके लिए नियम बनाना, अगर वही नियम सभी राज्यों को हो, कांग्रेस की विचारधारा के अनुसार ही है। राजेंद्र प्रसाद जी आगे लिखते हैं, यही उचित होगा कि किसी प्रांत के स्थानिक लोगों को वही रोजगार और शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो। स्थानिक लोगों की ऐसी मांग हो तो हम टालना नहीं चाहते और वह हम कर भी नहीं पाएंगे। स्थानिक लोगों की इच्छा को सम्मान देना चाहिए। दूसरा कोट है इंदिरा जी का, लोकसभा में उन्होंने जो कहा था वो कोट है और उन्होंने कहा था कि यह सही है कि भारत का कोई भी नागरिक कहीं भी जा सकता है, काम कर सकता है, फिर भी अगर बहुत भारी संख्या में अगर बाहर के लोग काम करने हेतु आएंगे तो संघर्ष तो होगा ही, उस राज्य में संघर्ष तो होगा ही। मैं इस पे कुछ नियम बनाने के पक्ष में नहीं हूं, फिर भी इसमें कुछ संतुलन बनाना चाहिए और किसी भी हालत में स्थानीय लोग रोजगार से वंचित न हो यह देखना चाहिए। मैं जो कहता हूं इससे अलग क्या कह रहा हूं मैं? अगर महाराष्ट्र में रोजगार उपलब्ध है तो महाराष्ट्र के जो युवक है, युवती जो है, उनको यहां पे पहला प्रेफरेंस मिलना चाहिए। इसमें कोई गलती है क्या? कल अगर उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री जाती है, उद्योग आते हैं, तो पहला प्रेफरेंस उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलना चाहिए, वहां के युवाओं को मिलना चाहिए। अगर बिहार में इंडस्ट्री जाती है तो पहला प्रेफरेंस उनको मिलना चाहिए। इसमें गलत क्या है? देखिए, ये देश है, इस देश के हम लोग सब राज्य बोलते हैं, हम लोग कहते हैं। मैंने एक बार कहीं एक भाषण में कहा था कि भारत एक यूरोप जैसा है। अगर हर प्रांत की भाषा देखी जाए तो अलग है, हर प्रांत का अगर पहराव देखा जाए, कपड़े अगर देखे जाए वो अलग है, संस्कृति अलग है, खाने पीने की बातें अलग है। तो ये जो भारत है, ये भारत भी यूरोप जैसा है। वहां पे भी एक अलग अलग राज्य है, जिससे अभी इंग्लैंड बाहर निकला वो बात अलग है, लेकिन अलग अलग राज्य है, उनकी करेंसी एक है। भारत भी वैसा ही है। जिसे हम लोग राज्य कह रहे हैं वो असलियत में एक एक देश है जिसे बांधा हुआ है, जिसे हम लोग भारत कह रहे हैं। पहली गलती तो वहां पे है जहां पे उत्तर प्रदेश के राजनेता जो है वो आपके यहां पे उद्योग ना ला सके। बिहार के जो राजनेता है वो वहां पे उद्योग ना ला सके। अगर ठीक से हम लोग सोचे तो देखिए कि भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें से कम 70 से 80% प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी उत्तर प्रदेश, लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश, इंदिरा जी उत्तर प्रदेश, राजीव गांधी उत्तर प्रदेश, सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश, अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश, वीपी सिंह उत्तर प्रदेश, अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश और नरेंद्र मोदी। ये जो बातें हैं, ये जो सवाल है, आप ये जो मुझे पूछ रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं पूछते कि प्रधानमंत्री के लिए आपको हमारा क्षेत्र चलता है, लेकिन हमारे यहां पे जो युवक है, हमारे यहां के जो लोग हैं, वो बाहर काम करने के लिए क्यों जा रहे हैं? इसका किसी के पास जवाब नहीं है।
मेरी महाराष्ट्र के मेरे युवकों को, जो युवक है महाराष्ट्र के, जो लड़के हैं लड़कियां जो है, मैं महाराष्ट्र का हूं, मुझे लगता है कि मेरे राज्य में पहला प्रेफरेंस मेरे मराठी लोगों को मिलना चाहिए। अगर उसमें से बचे तो बाहर के लोग आके उनको नौकरी कर सकते हैं। किसी भी राज्य में हम लोग जाएं तो मुझे लगता है कि उस राज्य का मान रखना चाहिए। पहले उस राज्य की भाषा सीखनी चाहिए। जब परदेश जाते हो तो क्या करते हो? हिंदी में बात करते हो, उनकी भाषा में बात करनी पड़ती है। तो शुरुआत तो मुझे लगता है कि यहां से शुरू होती है। अलग अलग चीजें हैं, लेकिन मुझे इस बात का ताज्जुब है कि जो महाराष्ट्र में जो हुआ, उसका चित्र जो देश भर खड़ा किया, खास करके दिल्ली में बैठे हुए मीडिया के लोग, तो जो बाकी राज्यों में हुआ उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती? आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन एक गोवा के मंत्री थे, आई थिंक नाइक, रवि नाइक। वहां पे बिहार से गोवा एक ट्रेन शुरू कर रहे थे, एक रेलवे शुरू कर रहे थे। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था कि हमें भिखारियों की ट्रेन यहां पे नहीं चाहिए। तब किसी को अपमान नहीं लगा, तब किसी का खून नहीं खौला, तब मीडिया वालों ने कुछ सवाल नहीं पूछे। आप हिस्ट्री देखिए, अगर आसाम में देखेंगे या तो कुछ नहीं हुआ। अगर आसाम में देखेंगे तो आसाम में तो बिहारियों के उनकी गर्दन काटी गई थी, उनको मार डाला था। एक बहुत बड़ा आंदोलन वहां पे आसाम में हुआ था कि बिहारियों को हटाओ, उसका भी कुछ नहीं हुआ। उसके बारे में भी कोई मीडिया के लोग, पत्रकार कोई बात करना नहीं चाहते। एक बार वो कौन, अर्नब गोस्वामी, वो मेरे पास आए थे और उन्होंने शुरू कर दिया, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो आते हैं वगैरह 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 वगैरह। मैं बोला अर्नब एक मिनट ठहर, पहली बात मेरे को ये बता, तू तो आसामी है, तो आसाम में क्या हुआ उसका जवाब पहले तू मुझे दे, बाद में मैं तेरे को देता हूं। हम दूर क्यों भटक रहे हैं? अब भी 1 महीने पहले तो गुजरात से निकाल दिए थे। दस 15 हजार लोग तो मुंबई आ गए। ये अच्छा है, किसी राज्य से निकाल दिए जाए तो मुंबई चले आते, वापस उस राज्य में नहीं जाते। पहले से बोझ क्या कम है इस राज्य के ऊपर? लेकिन वो सवाल कभी आप नरेंद्र मोदी को नहीं पूछेंगे। 2 दिन चली वो न्यूज, उसके बाद खत्म। मेरे बारे में कितने दिन चल रही थी? अभी भी कुछ लोगों को बीच में अटैक आ जाता है तो निकाल देते हैं। लेकिन वो गुजरात की न्यूज दबाई गई, उसका आगे कुछ नहीं हुआ। किसी वहां के मुख्यमंत्री को सवाल नहीं पूछे गए, ना नरेंद्र मोदी को, ना वो अमित शाह को, ना और किसी को सवाल नहीं पूछे गए। वहां पे तो सब लोगों को मारा था, गुजरात में सब लोगों को भगा दिया, ट्रेन में बिठा कर बाहर निकाल दिए। अब मैं मेरे आंदोलन पे आता हूं। जहां से ये शुरुआत हुई थी वो था रेलवे का आंदोलन। महाराष्ट्र में रेलवे के जो जॉब्स थे
जो महाराष्ट्र के लोगों को मिलने चाहिए थे, उसका इश्तिहार किसी भी महाराष्ट्र के मराठी न्यूज़पेपर में कभी छपवाया नहीं, महाराष्ट्र के किसी हिंदी न्यूज़पेपर में छपवाया नहीं, किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर में आया नहीं। महाराष्ट्र में इस तरह के जॉब्स हैं, इस तरह की नौकरियां हैं, इसके इश्तिहार कहां पे आ गए? उत्तर प्रदेश में और बिहार में। क्यों महाराष्ट्र में क्यों नहीं? मुझे लगता है उस वक्त लालू यादव थे रेलवे मिनिस्टर, और वहां से आ गए सब, यहां पे मुंबई में आ गए, सब रेलवे स्टेशन भरे हुए हैं, रोड्स भरे हुए हैं, उसके सारे फोटोग्राफ सब न्यूज़पेपर में आ गए। मैं सोच रहा था यार ये आए क्यों है? फिर हम लोगों ने पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि वो रेलवे बोर्ड के एग्जाम के लिए आए हैं, रेलवे की नौकरियों के एग्जाम के लिए आए। मैं बोला ये क्यों आए, फिर यहां पे क्यों नहीं पता चला? इसके पहले भी हम लोगों ने, जो केंद्रीय मंत्री थे उनको हम लोगों ने लेटर्स भेजे थे, कम से कम 4 या 5, कि जिन जिन राज्यों में नौकरियां होंगी सेंटर की, वो उन राज्यों के लोगों को मिलनी चाहिए। 4 या 5 लेटर्स हमने भेजे थे, हमारे लोग जाके मिलके भी आए थे उनको, बोले हम लोग करेंगे करेंगे करेंगे। और फिर उस वक्त जो माहौल जो भड़क गया, मुझे जो कहना था कि मैंने उस वक्त कहा कि अगर इनको मिलना चाहिए, यहां पे अगर जॉब्स हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के लोगों को, मराठी युवती जो है उनको मिलने चाहिए, इनको नहीं मिलने चाहिए। तो हमारे लोग जाके उनके साथ उन्होंने बात की कि आप यहां से अभी के अभी आप चले जाइए, यहां अगर जॉब्स हैं तो यहां के लोगों को मिलने चाहिए। जब ये बात करने के लिए जब हमारे लोग उनके साथ गए तो उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, वो अगर भाषा का प्रयोग अगर आप सुनते, आप भी खौल उठते। जो यहां पे आए थे वो अगर उस भाषा का प्रयोग करेंगे तो हमारे, आपको क्या लगता है हमारे लोग के हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे? कल अगर यही बात उल्टी हो गई, पकड़ लो, कि मराठी लोगों ने जाके अगर उत्तर प्रदेश में या बिहार में इस तरह की बात की, आप क्या करेंगे? आरती उतारेंगे? संघर्ष तो वहां से शुरू हुआ, और उसके बाद जब ममता बनर्जी जब रेलवे मंत्री बनी, उनके पास भी हमारा लेटर गया, और पहली दफा ममता बनर्जी जो रेलवे मंत्री थी, उन्होंने ये आदेश निकाला कि जिस राज्य में नौकरियां हैं उस राज्य के लोगों को वहां पे नौकरी मिलनी चाहिए, और अगर वहां पे जो एग्जाम्स होते हैं वो भी उस राज्य के राज्य भाषा की तरह होनी चाहिए, उसी लैंग्वेज में होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए कि यही बात मैंने लेटर में लिखी थी, अगर एक पत्र से समझ में नहीं आता तो संघर्ष तो होगा ही, वो तो अटल है, उसका कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो सिर्फ सवाल पूछने आप लोगों को, उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों को मुझे सवाल पूछने, आपके यहाँ के राजनेता कुछ नहीं करते, आप बाहर जाते हैं, बाहर जाके आपको इस संघर्ष का सामना करना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि आप हर जगह जाके अपमानित होते? आपका स्वाभिमान कहां है? आप आपके राजनेताओं को कभी पूछेंगे नहीं कि हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हमें जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ती है, लोग गालियां देते हैं, मारपीट करते हैं, वहां के लोगों को, अगर अभी तक उनके वहां पे लोगों को रोजगार नहीं है, हम लोग वहां पे जा रहे हैं, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, यहीं तक ये बात नहीं है, ये पूरे दुनिया में हो रहा है, ये हर जगह पे हो रहा है। और इस बात को हमें समझना चाहिए कि हमारे लोगों को, अगर आपके, अरे बेस्ट, यदि बिहार में अगर देखे जाए, अपने यहां पे जो पहली यूनिवर्सिटी बनी वो तक्षशिला, जो पार्टीशन के बाद अभी पाकिस्तान में चली गई,
दूसरी जो यूनिवर्सिटी बनी वो नालंदा, जो बिहार में थी। तीसरी यूनिवर्सिटी बनी वो थी 1200 में, 1290 या कहीं उस वक्त, ऑक्सफोर्ड। अंग्रेज लोग, कुछ प्रोफेसर्स, उसके बाद एक फ्रांस में एक यूनिवर्सिटी बनी, तो कुछ लोग फ्रांस की यूनिवर्सिटी में चले गए थे और वहां पे भी यही संघर्ष हुआ था कि फ्रांस की यूनिवर्सिटी में जो सिखाने वाले जो प्रोफेसर्स हैं वो फ्रांस के होंगे, इंग्लैंड के नहीं होंगे, ब्रिटिशर्स नहीं होंगे, तो ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल दिया गया। जो गए थे वो वापस आ गए ऑक्सफोर्ड में। अभी जो ऑक्सफोर्ड में जो थे उनके लिए तो वो मुहाजिर थे, ये तो बाहर जाके आए, बाहर से अभी अपने यहां पे यूनिवर्सिटी में आए। ऑक्सफोर्ड से भी उनको निकाल दिया गया। लोग एजुकेटेड थे, सीखे हुए थे, तो उनको पता चला तो वो बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद उन्होंने एक यूनिवर्सिटी खोली जिसका नाम है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। मैं ये आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये आज से नहीं, ये सालों सालों से चल रहा है, हर जगह चल रहा है कि अगर मेरे बच्चे, अगर मेरे यहाँ पे लोग अगर भूखे रहेंगे, उनके हाथ को काम नहीं मिलेगा, उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, और वो देख रहे हैं कि बाहर के आके लोग यहाँ पे अगर बस रहे हैं और काम कर रहे हैं। इन्होंने मुझे किसी ने इसमें सवाल किए हैं कि जो उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं, बिहार से लोग आते हैं, वो सब्जियां बेचते हैं, तरकारी बेचते हैं, वॉचमैन बनते हैं, कम सैलरी में वो काम करते हैं, मराठी लोग काम करते हैं क्या? आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूं आपको। महाराष्ट्र के हर जगह पे जाएंगे तो मराठी लोग जो है वो लीगली बैठे हैं, तरकारी बेच रहे हैं। मंडी में जाइए कभी मार्केट में, आपको मराठी लोग भी मिलेंगे। बहुत जगहों पे हमारी मराठी औरत बैठी रहती है। ये जो फेरी वाला का जब आंदोलन जब हुआ, उसके बाद बहुत सारे ऐसे मराठी लोग भी मेरे पास आए, लेकिन जहां पे लीगल नहीं था वो मेरे पास आए कि हमें बैठने दीजिए। मैं बोला जहां पे लीगल नहीं है वहां पे कोई नहीं बैठ सकता। तो जो मैंने मुझे समझाना था वो आपको भी वही समझाना था, उनको भी मैंने वही समझाया। और फेरी वाला के आंदोलन में भी यही हुआ था कि हमारे लोग जब उनको समझाने के लिए गए, बताने के लिए जब गए, उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया और दिखाने के लिए, आपके जो नेता लोग यहां पे कहते हैं कि हम लोग उत्तर भारतीयों के नेता जो है, उन लोगों ने इन सारी चीजों में जो आग लगाई, उसके बाद यह संघर्ष शुरू हुआ। मुझे लगता है एक बार अगर आप अपने भी गिरेबान में झांक कर देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो मुझे लगता है कि यह संघर्ष का कोई मतलब ही नहीं है। आज इंडस्ट्री महाराष्ट्र में इतने सालों से क्यों रह रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ के मराठी लोगों ने, जो सुसंस्कृत मराठी जो लोग हैं, उन लोगों ने यहाँ की जो भूमि तैयार की, उसकी वजह से बाहर की बहुत सारी इंडस्ट्री महाराष्ट्र में आ रही है। मुझे लगता है कि ऐसी कोई सुसंस्कृत उत्तर प्रदेश में लोग नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। उनको एक बार ये सोचना चाहिए कि उनके जो युवा है, जो युवती है, उनके भविष्य के लिए यहाँ पे लोग आने चाहिए। इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में जाए, मैं चाहता हूं कि इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में जाए, बिहार में चली जाए, वहां के युवकों को काम मिले। लेकिन बस वहां से निकले और यहां पे मुंबई महाराष्ट्र में चले आए, आप मालूम नहीं क्या करना है, बस गए। झोपड़पट्टी के ऊपर झोपड़पट्टी बन रही है मुंबई में, थाना में, हर जगह पे। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश, बिहार और सिर्फ झारखंड से 3 राज्यों से महाराष्ट्र में रोज 48 ट्रेनें आती है। 48 ट्रेन रोज आ रही है, भर के आ रही है, खाली जा रही है।
एक शहर होता है, एक राज्य होती है, उसकी एक कैपेसिटी होती है, उसकी एक क्षमता होती है। उस क्षमता के बाहर अगर लोग सिर्फ आते रहेंगे तो जो रह रहे हैं पहले से वो कहां जाएंगे? जैसे मराठी लोगों का तो है ही महाराष्ट्र, लेकिन इस महाराष्ट्र में रहने वाले ऐसे बहुत सारे 3 जनरेशन 4 जनरेशन ऐसे उत्तर प्रदेश के भी लोग हैं, बिहार के भी लोग हैं, गुजराती भी है, मारवाड़ी भी है, 4-4 5-5 जनरेशन यहां पे रह रहे हैं। वो समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। आज इन शहरों की जो हालत बनी हुई है, लोगों को स्कूल में एडमिशंस नहीं मिल रहे, कॉलेज में एडमिशंस नहीं मिल रहे, लोगों को फुटपाथ पर चलने के लिए उनको फुटपाथ नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है, रोड्स कम पड़ रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात, जो बाहर से जितने लोग आए हैं, यहां पे आज इतनी पुलिस यहां पे आई हुई है, कभी एक बार उनको जाके पूछ लीजिए, महाराष्ट्र पुलिस को जाके पूछ लीजिए, आपका सबसे ज्यादा समय कहां पे जाता है? जो महाराष्ट्र में जो क्रिमिनल एक्टिविटी जो हो रही है, जो क्राइम हो रहा है, जो गुनाह हो रहे हैं, वो सबसे ज्यादा अगर वो इन्वेस्टिगेशन उनका चल रहा है तो वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बांग्लादेश की बॉर्डर पे चल रहा है। यहां पे क्राइम करते हैं और वहां पे चले जाते हैं। '95 के पहले ऐसी हालत नहीं थी, लेकिन 95 में यहां पे एक महाराष्ट्र में स्कीम आई, झोपड़पट्टी वालों को मुफ्त घर। 95 के पहले की मुंबई अलग थी, 95 के बाद की मुंबई अलग है। मुंबई थाना 95 के अलग था, 95 के बाद अलग है। महाराष्ट्र के हर शहर में जाएंगे, पुणे में जाएंगे, हर जगह जाएंगे तो 95 के पहले अलग है, 95 के बाद अलग है। इतने वहां से लोग आए, अच्छा मुंबई में फोकट घर मिल रहा है। उसमें बहुत सारे जो लोग आए, वो आए हुए लोग कौन है? जो यहां पे सीख रहे हैं, जो यहां पे नौकरी कर रहे हैं, अच्छी तरह से नौकरी कर रहे हैं, वहां पे संघर्ष की कोई बात नहीं है। लेकिन जो सिर्फ क्रिमिनल्स यहां पे आ रहे हैं, अगर उस राज्यों से आ रहे हैं, राज ठाकरे बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी मां बहनों की इज्जत कोई चौराहे नहीं रखी नहीं है हमने कि कोई भी यहां बाहर से आता है, जो टैक्सी वाला बोलता है, टैक्सी चलाता है, और टैक्सी चलाते चलाते हमारी मां बहनों को अगर वो गाली देगा, कौन सहेगा? आज महाराष्ट्र में जो मुसलमान रहते हैं, जो महाराष्ट्र के मराठी मुसलमान हैं, जो आप देखिए बहुत सारे इलाकों में रहते हैं, दंगे वहां पे कभी नहीं होते। जो बाहर से आए हुए जो मुसलमान है, बाहर के राज्यों से आए हुए मुसलमान है, दंगे वहां पे होते हैं। मुझे याद है एक बार आजाद मैदान पे एक मोर्चा निकाला गया था, कौन होते थे? रजा कतमी, वो उनका एक मोर्चा निकाला हुआ था। मैंने जब बाद में पूछताछ की मैंने पुलिस से, तो सब उसमें से कम 98% जो मुस्लिम्स थे आए हुए, जिन्होंने मीडिया की वैन चलाई थी, पत्रकारों को यहां पे मारा था, यहां के पुलिस को मारा था। पुलिस जो महिलाएं, हमारी जो बहनें हैं, उनके इज्जत पे हाथ डाला था। जो भी लोग थे वो बाहर के लोग थे। आपको क्या लगता है वो हम लोग से हैं? वो सब थे, आजमगढ़, प्रतापगढ़ वगैरह वगैरह, यहां से लोग आए थे। यही बात उल्टी करके एक बार देख लीजिए कि अगर यही बात आपके प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो, आप क्या करेंगे? मुझे लगता है कि आपको भी इस बात पर सोचना चाहिए। संघर्ष होता कब है? ऐसी बात नहीं है कि मुझे कोई बाकी कोई सोच नहीं है, बस संघर्ष करो।
जो मैं कहता हूं, जो मैंने बातें मराठी में की थी, वही आपके सामने आज मैं हिंदी में रख रहा हूं। आज मेरे यहाँ पे दोस्त आए हुए हैं, यहाँ पे कहीं बैठे होंगे। मिस्टर, ये देखिए, खड़े हो जाइए, उमर, ये इनका नाम है मिस्टर सुरेश गुप्ता। ये कम से कम 40 साल से मेरे दोस्त है, 30 साल से तो है ही है। अगर हर जगह में नफरत की आंखों से देखता, ये क्या दोस्त रहते क्या मेरे? यहां पे एक बहुत बड़े सीनियर पत्रकार बैठे हैं, अमरीश मिश्रा, टाइम्स ऑफ इंडिया के। मराठी लोग नहीं बोल सकते उतनी उत्तम मराठी ये बोलते हैं। मेरे पार्टी के उपाध्यक्ष वागीश सारस्वत किधर है? ये देखिए, क्या रहते क्या मेरे साथ? मेरी जो सोच है वो बहुत सीधी है। बीच में कुछ लोग आए थे मेरे पास, एक युगांडा में रहने वाले मराठी लोग जो थे, उनको मेरी तरफ से कुछ संदेश चाहिए था, तो मैंने उनको संदेश लिख के भेजा था। शायद लिख के नहीं, मैंने बोल के भेजा था। और मैंने उनको कहा था, जिस देश में रह रहे हो उसकी भाषा सीखो, उसकी संस्कृति सीखो, उसके हिसाब से रहो। आप जिस प्रदेश में जा रहे हो, उस प्रदेश की भाषा आपको सीखनी चाहिए, उस प्रदेश के लोगों का आपको सम्मान रखना चाहिए। और यहां पे अभी इतनी भीड़ हुई है कि आपके लोगों को अभी बताना चाहिए कि भाई साहब अभी मत आना। एक समय था जब मुंबई में, महाराष्ट्र के बहुत सारे शहरों में, खास करके मुंबई में, दक्षिण के लोग आते थे। 60 के दशक में उस वक्त दक्षिणात्यों के खिलाफ वहां पे उस वक्त संघर्ष हुआ था मुंबई में। आहिस्ते आहिस्ते दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, कर्नाटक नहीं लेकिन केरला में, हर जगह पे वहां पे उद्योग आने लगे, इंडस्ट्री आने लगी, वहां के लोगों को काम मिलने लगे। वहां के जो राजनेता थे उन्होंने वहां पे इंडस्ट्री लाई, वहां पे उन्होंने काम शुरू कर दिया। अभी दक्षिण भारत से लोग नहीं आते। मैं आपकी सोच समझ सकता हूं कि हमें वहां पे काम नहीं मिलता, इसलिए हम लोग दर दर भटकते हैं। लेकिन जिस महाराष्ट्र में आ रहे हैं, वहां पे भी लाखों युवक, आज उनको भी हाथ को काम नहीं है। हमारे अगर विदर्भ में जाएंगे, हमारे मराठवाड़ा में जाएंगे, हमारे पश्चिम महाराष्ट्र में जाएंगे, हमारे कोंकण में जाइए, बहुत सारे ऐसे युवक हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि काम कहां पे है। महाराष्ट्र के भी लोग बताते नहीं कि भाई यहाँ पे इंडस्ट्री आई है, तो यहाँ इंडस्ट्री में कौन से लोग चाहिए, उनको कौन से लोग भरने चाहिए। और जब बहुत सारी इंडस्ट्री में पता चले कि बाहर से लोग भर रहे हैं, आप मुझे बताइए, संघर्ष नहीं होगा तो क्या होगा? ये इतनी सीधी बात है। मीडिया के लोग, मुझे याद है वो मेरा भाषण चल रहा था, मैं मराठी में भाषण दे रहा था। यहीं का एक रिपोर्टर था, ये जो उसने मुझे बताया, और उसने कहा कि हमारे जो एंकर जो दिल्ली में थी, वहां पे कुछ गलत दिखा रहे थे। जो मैं भाषण कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, वो दिखा नहीं रहे थे। यानी वो लिखते हैं ना भाषण में, मैं क्या बोल रहा हूं, जो लिखते हैं वो कुछ गलत लिख रहे थे। तो यहां के वो रिपोर्टर ने उनको फोन करके बोला कि आप जो दिखा रहे हैं वो गलत है, राज ठाकरे ऐसे भाषण नहीं बोल रहे, वो जो बोल रहे हैं वो अलग है, आप दिखा रहे हैं अलग। तो उस लड़की ने उस रिपोर्टर को कहा कि शट अप, तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करेंगे। मतलब क्या है इसका?
यदि आपके टीआरपी के लिए अगर आप राज्यों के बीच में अगर आप आग लगाते रहेंगे, ये कैसे होगा? ये बात मुझे लगता है कि आपको समझ लेनी चाहिए। एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, मुझे लगता है कि हर राज्य में डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है उसका प्रारंभ होना चाहिए। कुछ कायदे जो बने हैं उस वक्त के हालात अलग थे, आज के हालात अलग हैं। बहुत सारे ऐसे कायदे जो है वो बनने चाहिए। हमारे यहां पे राज्य जो है, राज्य में सत्ता होती है, केंद्र में सत्ता होती है, केंद्र का काम अलग रहता था। अभी ये नरेंद्र मोदी आए तब से कुछ अलग अलग ही बन रहा है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भाषा उनकी अलग थी, जब प्रधानमंत्री बन गए तो भाषा उनकी अलग है। जब मुख्यमंत्री थे तो नरेंद्र मोदी कहते थे उन्होंने केंद्र को कहा था जब मुख्यमंत्री थे कि हमें आप पैसे भेजना बंद कर दीजिए, हम आपको पैसे देना बंद कर देंगे, हम हमारा राज्य चलाएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद कह रहे हैं हम हमारा पैसा हमारे पास रखेंगे, राज्यों का पैसा भी हम लोग ले लेंगे। आपको मैं जरूर बताना चाहता हूं कि ये क्या हालत है। आपके प्रदेश उत्तर प्रदेश, बिहार, इन्हें क्या मिलता है? ये देखिए, महाराष्ट्र केंद्र में जितने पैसे देता है, केंद्र को जितने पैसे देता है, महाराष्ट्र केंद्र के भंडार खजाने में 100 रुपयों का योगदान देता है, तो महाराष्ट्र को सिर्फ उसके बदले में 13 रुपए 20 पैसे मिलते हैं। यानी 100 रुपए अगर महाराष्ट्र डाले तो 13 रुपए 20 पैसे मिलते हैं वापस। लेकिन बिहार जब 100 रुपया देते हैं तब उन्हें विकास के लिए 139 रुपए मिलते हैं। ये कौन सा तरीका है, मुझे समझा नहीं। जो स्टेट काम कर रहा है, जो पैसे खड़े कर रहा है, जो पैसे केंद्र को दे रहा है, उनको 13 रुपए, 100 में से 13 रुपया। और जहां पे इंडस्ट्री नहीं है, जहां से लोग उड़ के बाहर जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, तो वहां के राजनेता कुछ काम नहीं कर रहे, तो उनकी यहां पे 100 रुपए में उनको 139 पैसे मिल रहे। यानी पैसे के पैसे खा रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं, उद्योग नहीं ला रहे हैं, लोगों को रोक नहीं रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं। ये कौन सा तरीका है भाई? ये कौन सा जीना है? और मैं आज आपको कह देता हूं, देखिए मुझे संघर्ष करने की जरूरत नहीं, लेकिन यही अगर तरीका और बढ़ते जाएगा तो हर राज्य में संघर्ष होगा ही। अगर इन्हें सुधारना है तो आपको आपके लोगों के बीच में सुधार लाना चाहिए, उनको ये सारी बातें कहनी चाहिए। और आपके कहने के भी बाहर अगर वो लोग होंगे तो हम तो है ही। ये किसी दादागिरी की बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हर राज्य बड़ा हो, उद्योग में बड़ा हो, बाकी सारी चीजों में बड़ा हो, और हर राज्य के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन हो। कि अगर ये राज्य ऐसे कर रहा है तो मैं ये ऐसे करूंगा, वो राज्य ऐसे कर रहा है तो मैं ऐसे करूंगा। इससे मुझे लगता है देश ही बड़ा होगा। हर राज्य अगर बड़ा होगा तो देश ही बड़ा होगा। यही बात मैं आज तक कहते आया हूं। अब समझी?
बाकी वो चीजें छोड़ दीजिए, मुझे अभी तक पता नहीं चला उसमें कंट्रोवर्सी क्या थी। अमिताभ बच्चन जी का जब सवाल आया था तो मैंने क्या गलत बताया था? मेरा जो वाक्य था वो जो उस वक्त था आज भी वही है। बीच में एक बार मेरे साथ अमिताभ बच्चन जी एक स्टेज पे आए थे, उनके सामने भी मैंने वही बात रखी थी। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि अमिताभ बच्चन जब लोकसभा के लिए खड़े हुए तो उन्होंने इलाहाबाद से खड़े हुए, क्यों नहीं मुंबई से? जब उन्होंने काम किया तो एक भोजपुरी फिल्म में काम किया था। जब उनके कोई बहू के नाम से कोई कन्याशाला निकालनी थी, उसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश की जमीन चुन ली थी। मेरा सिर्फ इतना ही छोटा सा सवाल था कि इतने बड़े शहंशाह, इतने बड़े आदमी को, जो इतना बड़ा कलाकार है, इस इतने बड़े कलाकार को अगर अपने मातृभूमि या जन्मभूमि के बारे में या अपने राज्य के प्रति अगर इतना प्यार हो सकता है, तो राज ठाकरे बहुत छोटा आदमी है, उसको अगर महाराष्ट्र के प्रति प्यार होगा तो उसमें गलत क्या है? यही मेरी भूमिका थी और यही मेरी भूमिका रहेगी। बात किसी से नफरत करने की नहीं है, लेकिन किसी से नफरत करने की नौबत भी ना आ जाए, ये मैं चाहता हूं। तो बस यही था मेरा, जो मैंने जो कहा था इतना ही, मेरे सामने जो था वो इतना ही था। आज आप आए हैं, मुझे लगता है कि आपने मुझे शायद समझ लिया होगा कि मुझे क्या कहना है और मुझे क्या करना है। मैं महाराष्ट्र का उत्कर्ष चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी लोगों का उत्कर्ष चाहता हूं। मेरे महाराष्ट्र के साथ जो बरसों से, सालों से जो मेरे साथ महाराष्ट्र के जो है, जो इतर भाषिक भी होंगे लेकिन जो महाराष्ट्र को मानते हैं, मेरी मराठी भाषा को मानते हैं, यहाँ के लोगों का सम्मान रखते हैं, उनकी भी तरक्की मैं मेरे हाथ में मैं करूंगा। सो महाराष्ट्र का उत्कर्ष करना ये मेरा काम है। आप जाके सिर्फ वहां पे उनकी उस राजनेताओं को बताइए, उस प्रदेश का उत्कर्ष उनके हाथों हो, बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।